तारीख थी 12 अगस्त 1997। घड़ी में सुबह के 9:58 थे। मुंबई के जुहू इलाके में एक कार पार्किंग में खड़ी थी। ड्राइवर बार बार घड़ी देख रहा था। उसे पता नहीं था कि आज का दिन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। उसी समय मंदिर के बाहर की सड़क पर एक महिला प्रसाद लेकर खड़ी थी। अचानक उसकी नजर सामने की नाई की दुकान पर पड़े 3 चेहरों पर गई। तीनों के हाथ खाली थे, लेकिन उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अदृश्य बोझ को उठाए हों, बिल्कुल ठंडे, भावहीन और डरावने। एक पल के लिए उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने फिर सोचा, मुंबई है, यहाँ तो हर तरह के लोग मिलते ही हैं, और वह आगे बढ़ गई। पर असल में उन तीनों का होना किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं था। वे यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे, एक आदमी का जिसका नाम सुनकर ही बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज सिर झुका देते थे, जिसकी मौजूदगी ने भारत की संगीत की दुनिया की दिशा बदल दी थी। कुछ ही दूरी पर वही शख्स मंदिर के अंदर पूजा में डूबा हुआ था। नाम था गुलशन कुमार। धूप, शांति और घंटियों की आवाज में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद इस जगह पर सिर्फ धुआं, खून और चीखें मचने वाली हैं। घड़ी में 10:15 हुए। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी और गुलशन कुमार धीमे धीमे सीढ़ियां उतरने लगे। हर रोज की तरह उनके चेहरे पर वही सुकून और वही भोलापन साफ नजर आ रहा था। पर सड़क की हवा अचानक बदल चुकी थी। नाई की दुकान के शीशे में बैठे तीनों लोगों के चेहरे अब बेचैन दिखाई देने लगे थे। उनकी नजरें बार बार मंदिर के दरवाजे पर टिक रही थीं कि जैसे किसी सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ। और फिर वह क्षण आ गया। गुलशन कुमार अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक आदमी अलग हुआ। उसके कदम शांत थे, पर उसके इरादे वज्र की तरह सख्त थे। उसने इतने आराम से अपनी पिस्तौल निकाली कि जैसे किसी जेब से पेन निकाल रहा हो, और फिर वह सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि जैसे उसकी रगों में खून नहीं बल्कि बर्फ बह रही हो। उसने पिस्तौल गुलशन कुमार की कनपट्टी पर रखी और फुसफुसाया, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। ये वाक्य सुनते ही हवा जैसे जम गई। आसपास के लोग एक पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि यह सपना है या मौत का ऐलान। और अगले ही पल तड़ 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 गोलियों के शोर ने शांत सुबह को चीर कर फाड़ दिया। तीनों शूटरों ने मिलकर 16 गोलियां दाग दी। हर गोली के साथ एक सपना टूटता गया। हर आवाज ने एक इतिहास को खत्म कर दिया। कुछ सेकंड में सड़क रक्त रंजित हो गई। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। किसी माँ की चूड़ी टूट रही थी, किसी बच्चे का रोना हवा में कांप रहा था, और जमीन पर पड़े थे भारत के सबसे बड़े संगीत साम्राज्य के निर्माता। पूरी इंडस्ट्री में शौक की लहर दौड़ गई। हर कोई बस यही पूछ रहा था, क्यों, आखिर क्यों? पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुंबई की इस सनसनीखेज सुबह से 46 साल पहले दिल्ली की एक संकरी गली में एक लड़का अपने पिता की जूस की दुकान पर बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, जेब में पैसे नहीं थे, पर आंखों में एक सपना था कि कुछ बनना है, बड़ा बनना है। उस लड़के का नाम गुलशन था। जीवन ने उसे कभी आराम नहीं दिया। गरीबी, जिम्मेदारी और संघर्ष उसके रोजमर्रा का हिस्सा थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि मेहनत ही असली दौलत है। 23 साल की उम्र में उसने एक छोटी सी कैसेट शॉप खोली। दुकान छोटी थी, धूल भरी थी, पर उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वह दूसरों के गाने बेचा करता था, लेकिन उसकी नजर उस भीड़ पर थी जो संगीत के लिए पैसे खर्च करती थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अगर लोग इतना प्यार से संगीत खरीदते हैं तो क्यों ना मैं खुद ये संगीत की कैसेट्स बनाऊं। और यहीं से जन्म हुआ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज का। एक छोटे स्टूडियो और सीमित साधनों के साथ उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। भजन हो या फिल्मी गाने, हर सुर में उसकी मेहनत की महक दिखाई देती थी। समय बदला, उसकी कंपनी बड़ी होती गई। कहते हैं कि नोएडा की पहली कमर्शियल बिल्डिंग भी गुलशन कुमार के बिजनेस की वजह से बनी थी। लाखों लोग उनकी आवाज में, उनकी रचनाओं में और उनके गानों में अपने दिल की धड़कन सुनते थे। गुलशन कुमार सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे धर्म के प्रति गहरी आस्था वाले इंसान थे। वैष्णो देवी में भंडारा शुरू करवाना, पिंजरे वाले परिंदों को खरीद कर आजाद करना, जानवरों को दफनाना। लोग कहते थे कि इस आदमी में सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल भी बड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए, और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसी दौरान उन्होंने कई कलाकारों को आसमान तक पहुंचाया। अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और नदीम श्रवण जैसे संगीतकार, जिनके साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी संगीत को नया युग दे दिया। 1990 में आई आशिकी के गानों ने इतिहास ही बदल दिया। 20 मिलियन से भी ज्यादा कैसेट्स बिके। उसके बाद संगीत का दूसरा नाम हो गया था गुलशन कुमार। लेकिन सफलता जितनी चमकदार होती है उतनी ही परछाइयां भी खींच लाती हैं, और उन्हीं परछाइयों में छिपा था वह खतरनाक खेल जिसका अंत 12 अगस्त 1997 की उस काली सुबह को हुआ। मुश्किलें वहीं जन्म लेती हैं जहां दो महत्वाकांक्षाएं एक साथ खड़ी हो जाएं। ये बात उस समय किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में पूरा बॉलीवुड इस सच की कीमत खून से चुकाने वाला था। कई सालों तक नदीम और गुलशन कुमार की जोड़ी एक दूसरे का सहारा बनकर चली। एक कमाल का म्यूजिक बनाता था और दूसरा उसे आसमान का ताज पहना देता था। पर रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक छोटी सी दरार से टूटने लगते हैं, और वह दरार आई आवाज को लेकर। धीरे धीरे नदीम के मन में यह ख्वाहिश जन्म लेने लगी कि वह सिर्फ धुनें ही न बनाए बल्कि खुद भी गाए। उसे लगता था कि दुनिया उसकी आवाज को पसंद करेगी, पर हकीकत उसकी उम्मीदों जैसी नहीं थी। एक शाम स्टूडियो में धुंधली लाइट्स के बीच गुलशन कुमार ने उससे कहा, तुम्हारा हुनर संगीत में है, गाने में नहीं। कोशिश मत छोड़ो, पर दुनिया को वो दो जिसमें तुम बेजोड़ हो। ये बात सलाह थी, पर नदीम के कानों तक यह
नाकामी का तमाचा बनकर पहुंची। उसे लगा उसकी काबिलियत दबाई जा रही है। धीरे धीरे उसने खुद को पीड़ित समझना शुरू कर दिया कि जैसे कोई उसका हक छीन रहा हो। दोस्ती की नींव में पहली दरार यहीं पड़ी। फिर भी गुलशन कुमार ने उसे मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसके गानों की एक एल्बम हाय अजनबी को आगे बढ़ाया, पर जैसा कि गुलशन पहले से समझ चुके थे, जनता का दिल नहीं पिघला। एल्बम बुरी तरह पिट गई। कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। इसके बाद गुलशन कुमार ने साफ साफ कह दिया, मैं अब और जोखिम नहीं उठा सकता। तुम्हारे गानों को प्रमोट करना मेरे बस के बाहर है। ये बात थी छोटी, पर नदीम के दिल में यह जहर का बीज बनकर उगने लगी। उधर 90 के दशक में टी सीरीज एक ऐसी ताकत बन चुका था जो हर कलाकार के सपने और करियर का फैसला कर सकता था। भारत के लगभग 65% गानों के हक बस इसी कंपनी के पास थे। जिस गाने को टी सीरीज हाथ लगा दे वह हिट, और जिसे न छुए उसका डूबना तय था। नदीम को लगने लगा कि गुलशन कुमार ही उसके रास्ते का दीवार है, कि वही उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस गलत फहमी की आग में वह लगातार जलता रहा और एक दिन यह आग बदले में बदल गई। धीरे धीरे नदीम का गुस्सा एक खतरनाक शक्ल लेने लगा। वह ऐसा निर्णय लेने के कगार पर पहुंच चुका था जिसे सुनकर इंसान तो क्या, शैतान भी डर जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नदीम ने अपने मन में तय कर लिया था कि अगर उसका करियर नहीं बनेगा तो किसी का भी नहीं बनेगा, और इसका रास्ता सिर्फ एक था, गुलशन कुमार को इस दुनिया से हटा देना। और यहीं से कहानी एक अंधेरे मोड़ पर जाती है। और इसी बीच म्यूजिक डायरेक्टर नदीम ने संपर्क साधा दुनिया के सबसे खतरनाक नाम से, जिसका असर सीमा पार से लेकर मुंबई की गलियों तक था, जिसके एक इशारे पर इंसान गायब हो जाता था। नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद का पूरा साम्राज्य उसके भाई अनीस इब्राहिम और राइट हैंड अबू सलेम के दम पर चलता था, और बॉलीवुड, पैसा और पावर, इन तीन चीजों में उसकी दिलचस्पी जगजाहिर थी। मई 1997 दुबई का एक 5 स्टार होटल, अंदर एक कमरे में वो मीटिंग शुरू हुई जिसने भारतीय संगीत जगत में आने वाले सबसे बड़े तूफान की पटकथा लिखी। कमरे में बैठे थे 3 लोग, नदीम, अनीस इब्राहिम और अबू सलेम। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन माहौल में ठंड ऐसी थी कि जैसे बर्फ पिघलने से पहले की हो। नदीम फटे हुए गुस्से में बोला, उसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है, अब उसकी बारी है। अबू सलेम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, मतलब रास्ता साफ कर दूं? नदीम ने बस सिर हिलाया। सलेम के लिए यह कोई बड़ा फैसला नहीं था। उसने यह सौदा यूं ही झटके में पकड़ लिया। कुछ ही मिनट में 25 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर तय हो गए। सलेम को इस डील में न पैसा दिख रहा था न काम, उसे दिख रहा था सिर्फ डर का नया ब्रांड। सलेम ने देश के सबसे बड़े संगीतकार को मार गिराया। इससे उसकी हैसियत अंडरवर्ल्ड में कई पायदान ऊपर चली जाती। तुरंत एक टीम खड़ी की गई। गुलशन कुमार की पूरी दिनचर्या निकाली गई। किस समय उठते हैं, कब घर से निकलते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, किस रास्ते से आते हैं, यहाँ तक कि कौन सा वक्त उनका सबसे कमजोर होता है। ये खुफिया जानकारी कहाँ से आई? इसका जवाब मिलता है माई नेम इज अबू सालेम किताब से, जिसे लिखा है भारत के सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर्स में से एक एस हुसैन जैदी ने। अबू सलेम की जुनून की हालत ऐसी थी कि वह गुलशन कुमार की सांसों की भी खबर रखने लगा था। वह उनका पीछा नहीं कर रहा था, उनकी जिंदगी के हर सेकंड को नाप रहा था। 5 अगस्त 1997 पहली धमकी भरी कॉल आई। अबू सलेम ने कहा, 10 खोखा चाहिए, 10 करोड़, नहीं दोगे तो अंजाम पता है, और साथ ही ताना भी मारा। नदीम के गानों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? आमतौर पर ऐसे कॉल सीधे पुलिस तक जाते हैं, लेकिन यह मामला आम नहीं था। ये तूफान था जिसके पीछे कई परतें थीं, कई चेहरे थे और कई खामोश हथियार थे। गुलशन कुमार को पहली धमकी मिलने के बाद उनके भाई किशन कुमार बेहद परेशान थे। रात भर बेचैनी उन्हें सोने नहीं देती थी। उन्होंने बार बार समझाया, भाई ये खेल छोटा नहीं है, पुलिस से मत छिपाओ, यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन गुलशन कुमार का स्वभाव ही अलग था। वह किसी से डर कर झुकने वालों में से नहीं थे, और शायद यही उनके अंदर की सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्होंने धमकी वाली कॉल के बारे में परिवार को तो बताया, पर पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उनके लिए भगवान का भंडारा करवाना किसी गैंगस्टर को पैसे देने से ज्यादा जरूरी था। यही बात अबू सलेम के अहंकार पर हथौड़े की तरह पड़ी। जब 9 अगस्त को दूसरी कॉल आई, सलेम ने वही धमकी दोहराई, और इस बार उसका लहजा और भी जहरीला था। लेकिन गुलशन कुमार ने शांत आवाज में कहा कि अगर मुझे 10 करोड़ देने हो तो मैं उसे वैष्णो देवी के भंडारे में लगा दूंगा, तुम्हारी जेब में नहीं। एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी कि उसके सामने कोई बिना डर के बोल दे, और वह भी भारत का सबसे बड़े संगीतकार। उस पल सलेम ने सिर्फ पैसे का अपमान नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी हुकूमत पर चोट महसूस की, और ऐसी चोट का बदला वह किसी भी कीमत पर लेता था। यहीं से कहानी मौत की ओर मुड़ चुकी थी। अबू सलेम ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि गुलशन कुमार की जिंदगी के हर मिनट पर नजर रखी जाए। उनके जागने का समय, पहली चाय का वक्त, कब फोन करते हैं, किससे बात करते हैं, अक्सर कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन सी गाड़ी, कौन सा ड्राइवर, कौन सा मंदिर, यहाँ तक कि वह कब पानी पीते हैं और कब कुछ देर रुककर आराम करते हैं। हर छोटी बड़ी बात नोट की जा रही थी। वह एक आम आदमी नहीं रह गए थे, बल्कि अब वह अंडरवर्ल्ड की नजर में अब एक टारगेट थे। और जब हत्यारे कोई वार करने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले 3 चीजें तय होती हैं, लोकेशन, टाइमिंग और एस्केप। सलेम ने वह जगह चुनी जहाँ गुलशन रोज जाते थे, जितेश्वर महादेव मंदिर। घर से नजदीक, भीड़ भाड़ वाला इलाका, लेकिन सुबह का वक्त इतना शांत कि वार करने का मौका साफ दिखे। और अब आते हैं उस दिन पर जिसने भारतीय संगीत की धड़कन रोक दी। तारीख थी 12 अगस्त 1997, मंगलवार की सुबह। मुंबई की हवा में नमी थी, लेकिन गुलशन कुमार हमेशा की तरह शांत मन से तैयार हो रहे थे। सफेद कुर्ता, सफेद चप्पल, जैसे रोज पहनते थे पूजा के वक्त। ड्राइवर रूपलाल सरोज ने गाड़ी स्टार्ट की। मरून कलर की वह कार भी जैसे रोज की ही यात्रा जानती थी। घर से मंदिर और मंदिर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ठीक 10 बजे गाड़ी मंदिर के बाहर रुक गई। रूपलाल ने रोज की तरह मंदिर से कुछ दूरी पर धूप छाया अपार्टमेंट के सामने कार पार्क की। सब
कुछ बिल्कुल रूटीन जैसा था, बस हवा में हल्की सी बेचैनी थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। उधर सड़क पार एक नाई की दुकान में 3 लोग बैठे थे, अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा। तीनों सलेम के चुने हुए शूटर थे। 3 इंसान, 3 बंदूकें और उनका एक ही मकसद। वे कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे, मंदिर जाने का वो वक्त जब उनकी निगाहों का टारगेट उनके निशाने पर आया था। गुलशन कुमार 15 मिनट पूजा में बिताकर बाहर लौटे। ड्राइवर रूपलाल ने मुस्कुराकर उनकी पूजा की थाली थाम ली, लेकिन किसे पता था कि यह मुस्कान उनकी जिंदगी का आखिरी शांत पल थी। जैसे ही गुलशन कुमार कार की ओर बढ़े, अब्दुल रऊफ अचानक पीछे से निकला। उसने बिना हड़बड़ाहट, बिना भाव, एकदम ठंडे चेहरे के साथ पिस्तौल गुलशन कुमार की कनपट्टी पर रख दी और फिर कुख्यात लाइन जो आज भी लोगों को डराती है, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। गुलशन कुमार कुछ समझ पाते उससे पहले पहली गोली चली जो उनके कान के पास से निकल गई। घबराकर उन्होंने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। सड़क पर दौड़ते हुए वह पास के पब्लिक टॉयलेट की ओर गए। शायद उन्हें लगा वहाँ दीवार बचा लेगी, लेकिन किस्मत की दीवार टूट चुकी थी। उनका एक कदम लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़े। रऊफ ने बिना समय गंवाए पीछे से 3 गोलियां और बरसा दी। इस बार गोलियां सीधे उनकी पीठ में धंस गईं। खून फर्श पर बहने लगा, लेकिन गुलशन कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह दीवार पकड़कर उठने की कोशिश करते रहे, 1, 2, 3 बार, पर हर कोशिश से शरीर जवाब देता चला गया। उनकी सांसें टूटी हुई थीं, पर इरादा अभी भी जिंदा था। उधर शूटर भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। एक मिशन जिसमें दया की कोई जगह नहीं थी। ड्राइवर रूपलाल यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में ढह गई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह गुलशन कुमार को बचाने आगे दौड़ा। और यहीं से शुरू होती है उस अंतिम लड़ाई की कहानी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ड्राइवर रूपलाल के पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में हिम्मत बची हुई थी। वह समझ चुका था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसके सामने खड़ा इंसान जिसने उसे एक परिवार की तरह अपनाया, उसका अंत यहीं होने वाला है। बिना सोचे उसने पास रखा पूजा का कलश उठाया और पूरी ताकत से हमलावरों की ओर फेंक दिया। कलश हवा को चीरता हुआ रऊफ के कंधे से टकराया। एक पल के लिए सभी चौंक गए, लेकिन अगले ही क्षण गोलियों की आवाज सुनाई दी। रऊफ ने मुड़कर सीधे रूपलाल के पैरों पर गोलियां बरसा दी। दोनों पैरों में लगी गोलियों ने उसे वहीं गिरा दिया। उसका शरीर तड़प रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक इच्छा थी, मेरे मालिक को बचाओ। लेकिन अब हालात इंसानों के हाथों से निकलकर अंधेरे के कब्जे में जा चुके थे। और उधर सबसे दिल चीरने वाला दृश्य सामने आया। 3 गोलियों से घायल होने के बावजूद गुलशन कुमार ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत समेटी। वह जमीन से घिसटते हुए पास के मकानों की ओर बढ़े, हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बार बार चिल्लाए, कोई दरवाजा खोल दो, मदद करो, मुझे बचाओ। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन खौफ ने हर खिड़की, हर गेट पर ताला जड़ दिया। लोग झरोखों से झांक तो रहे थे, पर बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसी ने अपने बच्चों से कहा, अंडरवर्ल्ड है, बाहर मत जाना, और दरवाजा बंद कर लिया। कल्पना करो, ऊपर दीवारों पर देवी माँ की तस्वीरें, मंदिर की घंटियों की कंपन, और ठीक सामने उसी इंसान की जान जा रही है जिसने मंदिर को अपने हाथों से नया रूप दिलाया था। जैसे भगवान की छत्र छाया के नीचे किस्मत ने एक काला अध्याय लिखने का फैसला कर लिया हो। इसी बीच अब्दुल रऊफ, राशिद और अनिल शर्मा हथियारों के साथ आगे बढ़े, और फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। इतनी बेरहमी, इतना शोर कि आसपास का हर पेड़, हर खिड़की, हर दीवार जैसे डर से कांप उठी हो। 12 गोलियां, 12 धमाके, और हर धमाका मौत की घंटी जैसा। लोगों की चीखें, भागते कदम, सायरन जैसा शोर, सारा इलाका कुछ पलों में ही एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि अब्बू सलेम उन चीखों को लाइव सुन रहा था। हाँ, फोन लाइन के दूसरी तरफ वह हर गोली, हर चीख, हर गिरती सांस सुन रहा था, जैसे किसी खेल की कमेंट्री चल रही हो। जब सब खत्म हो गया तो अब्दुल रऊफ ने सड़क पर खड़ी एक टैक्सी देखी। उसने टैक्सी ड्राइवर को बालों से पकड़ा, घसीटकर बाहर फेंक दिया और खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया। बाकी दोनों शूटर भी कूदकर अंदर घुस गए। टैक्सी चीखती हुई आवाज के साथ वर्सोवा लिंक रोड की ओर भाग निकली। मौत का खेल खत्म हो चुका था और अब यह लोग मुंबई की भीड़ में गायब हो रहे थे। लेकिन उस नरक जैसे माहौल में मानवता की चिंगारी अभी बाकी थी। सिर्फ 2 लोग हिम्मत जुटा पाए, मंदिर के पुजारी रामचंद्र लवांगे और राजेश जौहरी। जब बाकी लोग खिड़कियों के पीछे छिपे थे तो ये दोनों आगे बढ़े, डरते हुए, लेकिन मन में यह भावना लिए कि इस आदमी को नहीं मरने देंगे। उन्होंने खून से लथपथ गुलशन कुमार को उठाया, गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को भी कार में डाला और तेजी से कूपर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। कार के अंदर रुदन, दर्द, टूटती सांसें और बाहर सड़कों पर कोलाहल। डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, लेकिन इतनी सारी गोलियों ने शरीर के अहम हिस्सों को तबाह कर दिया था। आखिरकार डॉक्टरों ने धीमी आवाज में कहा, हम कोशिश कर चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। और उसी क्षण भारतीय संगीत जगत की सबसे मजबूत धड़कन हमेशा के लिए थम गई। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाया गया। लाखों लोग रो रहे थे, बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक। हर किसी के मन में वही सवाल था कि जिसने भगवान के भजन से घर घर रोशनी की, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। लेकिन असली झटका आगे था। खबर आई कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस हत्या की योजना के बारे में पहले ही एक खबरी ने सूचना दे दी थी। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस चुप क्यों थी? क्या कानून भी अंडरवर्ल्ड के डर में जी रहा था? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं, अनुत्तरित, अधूरे और रहस्यमय। समय किसी भी घटना को दबा देता है, लेकिन सच्चाई अगर बहुत गहरी हो तो धीरे धीरे सतह पर खुद उभर आती है। गुलशन कुमार की मौत के बाद भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में यह मामला धुंध से ढका हुआ था, लेकिन 4 साल गुजरते गुजरते कई चेहरे सामने आने लगे। साल 2001 कोलकाता की एक सुनसान गली में पुलिस ने चुपके से घेरा डाला। सूचना मिली थी कि अब्दुल रऊफ, जिसे दाऊद मर्चेंट भी कहते थे, वहीं कहीं छिपा हुआ है, और अंत में वो पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी उस केस की पहली बड़ी
बड़ी सफलता थी जिसने मुंबई की नींव हिला दी थी। उसी साल मुकदमे की शुरुआत हुई। कुल 19 लोगों पर आरोप लगाए गए, लेकिन अदालत सबूत मांगती है, कहानियां नहीं। साक्ष्यों की कमी की वजह से एक एक कर नाम कटते गए, गवाह मुकरते गए, रिपोर्ट्स उलझती गईं और अंत में सिर्फ अब्दुल रऊफ को उम्र कैद मिली। बाकी लगभग सभी आरोपी बरी कर दिए गए। यह फैसला जितना कानूनी था उतना ही दर्दनाक भी, क्योंकि जनता जानना चाहती थी इतनी बड़ी साजिश में सिर्फ एक ही शख्स कैसे दोषी हो सकता है। उधर हत्या के तुरंत बाद सबकी निगाहें एक और शख्स पर भी थी, नदीम सैफी। हमले के कुछ ही दिनों बाद वह भारत छोड़कर सीधे लंदन पहुंच गया और आज तक वापस नहीं लौटा। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि केस में शामिल 19 नामों में एक नाम टिप्स इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश तौरानी का भी था। कहा गया कि संगीत की दुनिया पर राज पाने के लिए उन्होंने यह सुपारी दिलाई थी, लेकिन अदालत में यह बात कभी साबित नहीं हो सकी। सबूत नदारद, बयान उलझे हुए और मामला वहीं खत्म। कुछ लोग तो एक अलग ही थ्योरी पर अटक गए। वे कहते रहे कि गुलशन कुमार को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह खुलेआम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे, भजनों को देश भर में लोकप्रिय बनाते थे और धार्मिक आस्था को अपने मिशन का हिस्सा मानते थे। पर इस दावे का भी कोई पुख्ता प्रमाण कभी नहीं मिला। कहानी जितनी खुलती जा रही थी उतनी ही उलझती भी जा रही थी। लेकिन इस पूरे खेल का सिलसिला आखिरकार बंद होने लगा जब इस कथा का सबसे बड़ा किरदार अब्बू सलेम विदेश में गिरफ्तार हुआ। पुर्तगाल की जेल के लोहे के दरवाजे उसके पीछे बंद हुए और वहीं से उसके अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और आज भी वह सलाखों के पीछे अपना अंजाम भुगत रहा है। लेकिन क्या इससे कहानी पूरी हो गई? नहीं, क्योंकि एक किरदार अभी भी बाहर था, दुनिया की रोशनी में, इंटरव्यू में अपनी बेगुनाही बताते हुए, और वह किरदार था नदीम। प्रत्येक बयान में वह यही दोहराता रहा, मैं नहीं भागा, मैं तो पहले से लंदन में था, लोगों ने कहानी गलत बना दी। लेकिन देश की जनता उस काली सुबह की याद कभी मिटा नहीं पाई। जिस तरह की बेरहमी से गुलशन कुमार को खत्म किया गया, उसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया था। आज भी जब लोग गुलशन कुमार का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक कंपनी या एक बिजनेसमैन उनका परिचय नहीं बनता। उनके गाए हुए भजन, उनकी आस्था, उनकी दानशीलता और संगीत के प्रति उनकी दीवानगी उन्हें अमर बनाती है। जिस इंसान ने टी सीरीज जैसा साम्राज्य खड़ा किया और भगवान के भजनों को हर घर की सुबह का हिस्सा बना दिया, उसका अंत इतना भयानक होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मौत सब छीन सकती है, सिर्फ मिटा नहीं सकती। और इसीलिए जिस्म भले चला गया लेकिन गुलशन कुमार नाम नहीं, एक युग बन गया। उनकी कहानी में उतार चढ़ाव, दोस्ती, दुश्मनी, विश्वासघात और बलिदान सब कुछ था, पर अंत में उनकी विरासत ही जीती और यही पूरी कहानी का सबसे सच्चा अध्याय है। और आखिर में आपके लिए एक सवाल कि आपके हिसाब से गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ अंडरवर्ल्ड की साजिश थी या इसके पीछे कोई और भी ताकत काम कर रही थी? अपना जवाब